बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्टिविटी, मीन आयनिक एक्टिविटी, एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कुछ डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मैस एक्शन। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस सेमेस्टर्स में, एफएससी में भी पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। क्या था लॉ ऑफ मैस एक्शन? रेट ऑफ फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैस ऑफ फ्रैक्टेंट्स कंसंट्रेशन। तो वहां आपको याद होगा, आप एक टर्म यूज करते थे एक्टिव मैस। तो वहां पे आपने वो उसको तफसील से डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि एक्टिव मैस रिएक्टेंट्स की वो कंसंट्रेशन होती है जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, ना कि वो कंसंट्रेशन जो एक्चुअल में ली होती है। इसका मतलब हमने वहां भी तफसील से ये पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन एक सोल्यूशन 1 मोलर सोल्यूशन है, उसमें 1 मोल ऑफ सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया हुआ है पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, या अगर आपने कंसंट्रेशन मोलैलिटी में ले रहे हैं तो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्ज करें आप लेते हैं 58.5 ग्राम, 1 मोलर मैस होता है उसका, उसको आप 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो 1 मोलर सोल्यूशन होगा सोडियम क्लोराइड का। अब वो सारा का सारा जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता। कंडक्शन आप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसकी नोट करते हैं, तो वो कंडक्शन में, कंडक्टेंस में सारा 1 मोल पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा ये जरूरी नहीं है। तो वो जो अमाउंट कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करती है उस अमाउंट को हम कहेंगे इफेक्टिव कंसंट्रेशन। वो हो सकता है 0.1 मोल उसकी रिएक्शन में कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करे, लेकिन है वो 1 मोलर। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपने एक्चुअल कंसंट्रेशन ली है 1 मोलर, लेकिन वो कंडक्टेंस शो कर रहा है 0.1 मोलर के हिसाब से, तो इसका मतलब ये हुआ जो 0.1 मोलर के हिसाब से वो कंडक्टेंस शो कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिव मैस। अगर हम उसमें बात करेंगे तो वो एक्टिव मैस जिस पर एक्शन डिपेंड करेगा, यहाँ पे कंडक्टेंस जिस अमाउंट पे डिपेंड करेगी वो 0.1 मोलर है। जैसा कि इसको आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि एक तरफ हमारे पास 0.001 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, उसकी हम कंडक्टेंस नोट करते हैं, सपोज 0.5 एम्पेयर आ गई है। इसी तरह हमने एक पूरी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, हमने 1.5 मोलर, हमने कंसंट्रेशन ज्यादा कर ली है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जब लिया तो उसमें क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे क्योंकि तादाद ज्यादा है, जिस वजह से फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो आसानी से नहीं हो पाएगा, जिससे कंडक्टेंस कम हो जाएगी। क्योंकि कंडक्टेंस क्या होती है? ईज ऑफ फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब यहां चूंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव आयन की मूवमेंट में रेजिस्टेंस आएगी, हिंड्रेंस आएगी, रश होने की वजह से, क्राउडी एरिया होने की वजह से पॉजिटिव के इर्द गिर्द नेगेटिव, नेगेटिव के इर्द गिर्द पॉजिटिव का एक जो है वो स्फीयर बन जाएगा, जिससे वो आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कंडक्टेंस 1.5 के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कंडक्टेंस उतनी नहीं आई जितनी 1.5 के हिसाब से आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ 0.001 मोल के हिसाब से कंडक्टेंस पोज आ रही है 0.5 एम्पेयर, और यहाँ 1.5 के हिसाब से भी कितनी आ रही है? 0.5 एम्पेयर। यहाँ 0.001 मोलर सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आप देखें दूर दूर हैं, उनकी कंडक्टेंस के फ्लो में, यानी कि उनकी मूवमेंट के फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो तमाम आयंस कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसलिए इस केस में व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन है वो आइडियली बिहेव करेगा। जब आइडियली बिहेव करेगा तो इसका मतलब ये होगा जितनी उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन थी और वो बिहेव भी उसी कंसंट्रेशन के साथ कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन भी 0.11 मोलर है और उसकी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है या एक्टिव कंसंट्रेशन है वो भी 0.001 है। जबकि इस केस में देखें उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन 1.5 मोलर है, उसको 1.5 मोलर के हिसाब से ज्यादा कंडक्टेंस शो करनी चाहिए इसकी निस्बत, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसकी वजह क्या है? वो 1.5 मोलर होने के बावजूद, सल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के बावजूद, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ज्यादा होने के बावजूद
वो बिहेव इसी की तरह सपोज कर रहा हूं मैं कि वो कर रहा है, या इससे जितना करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहा, उससे कम एक्टिविटी पे बिहेव कर रहा है। इसका मतलब है इसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन तो 1.5 मोलर के हिसाब से इसको बिहेव करना चाहिए, लेकिन वो बिहेव किसके हिसाब से करता है, 0.001 मोलर सोल्यूशन के हिसाब से। तो इस केस में 1.5 मोलर उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन कहलाएगी, मोलैलिटी कहलाएगी, जबकि उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन 0.001 मोलर कहलाएगी। इसका मतलब है एक सॉल्यूशन में दो टर्म हम इस्तेमाल करेंगे, एक जो उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन आपने पानी में डिसॉल्व की, एक जिससे कंडक्टेंस प्रोड्यूस हुई, वो जितनी डिसॉल्व की है 1 मोलर डिसॉल्व की है, तो वो उससे ज्यादा भी बिहेव कर सकता है, उससे कम भी बिहेव कर सकता है, और उसके बराबर भी बिहेव कर सकता है। इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि अगर एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, एक बॉलर उसको गेंद करवाता है, तो एक बॉलर ने एक बॉल करवाई, बैट्समैन ने उसके एक बॉल पे 1 रन ले लिया, एक बॉल 1 रन, दूसरी बॉल दूसरा रन। ये आइडियल सूरत हाल है, यानी कि जितनी नंबर ऑफ बॉल्स फेस की एक ओवर में 6 और 6 रन का मिल जाना, यानी कि जितनी बॉल्स उतने रन, जितनी कंसंट्रेशन एक्चुअल उतनी ही जो है वो बिहेव भी वैसे ही कर रहा है, कंडक्टर्स भी उतनी आयंसी शो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे आइडियल सूरत हाल है। लेकिन अगर बॉलर 6 बॉल्स करवाता है लेकिन बैट्समैन उस पे 6 से ज्यादा रन कर देता है, 10 रन, तो उस वक्त उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई एक्चुअल से। और ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉलर 6 बॉल्स करवाए तो बैट्समैन 3 बॉल्स पे रन करे, 3 बॉल्स डॉट बॉल्स हो जाए, तो 3 पे रन मिला, 3 पे नहीं मिला, तो 6 बॉल्स टोटल थी और रन कितने मिले, 3। तो ये सूरत हाल, ये जो आंसर होगा ये लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहां हमने दो टर्म सीख ली, एक एक्चुअल कंसंट्रेशन और एक इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो जो एक्टिव कंसंट्रेशन है उसको हम एक्टिविटी के नाम से यहां यूज करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं इफेक्टिव कंसंट्रेशन आर अपीरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन और इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्टिविटी। सॉल्यूशन के अंदर जो आपने सल्यूट की अमाउंट डाली है, यहां 1.5 डाली है, ये एक्चुअल है, लेकिन वो बिहेव कर रहा है 1 मोलर के हिसाब से या 0.5 मोलैलिटी के हिसाब से, तो वो उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन कहलाएगी, अपीरेंट कंसंट्रेशन कहलाएगी आयन की या इलेक्ट्रोलाइट की, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी। ये 0.001 मोलर एक्चुअल है और इफेक्टिव भी वही है, तो इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो एक्टिविटी है एक्चुअल कंसंट्रेशन के साथ किस तरह रिलेट करती है, इट इज रिलेटेड टू एक्चुअल कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज मोलैलिटी बाय द इक्वेशन। अगर हम एक्चुअल कंसंट्रेशन को मोलैलिटी ले रहे हैं तो मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय गैमा, अभी ये बताता हूं गैमा क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट, यानी कि एक्टिविटी या इफेक्टिव कंसंट्रेशन बराबर होगी गैमा मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। इसको हम पहले गैमा की वैल्यू निकालते हैं, क्या होती है A ओवर M, यानी कि इस M को नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगा A ओवर M। तो A क्या है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ओवर एक्चुअल कंसंट्रेशन, यानी कि अगर आपके पास एक्चुअल कंसंट्रेशन फर्ज करें सॉल्यूशन की 1 मोलर है और उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो भी 1 मोलर है, या आप देखें, आप अगर जो है हमारे पास, अगर हम कहते हैं फॉर जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर है, तो इन दोनों को डिवाइड, यानी ये वाली सूरत हाल कि 0.001 मोलर एक्चुअल और इफेक्टिव भी 0.001 मोलर, तो कैंसिल हो गया, गैमा का आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये कब पॉसिबल होता है, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, गैमा इज इक्वल टू 1 जब आ जाएगा तो इसका मतलब है ये हम इधर ले जाए तो इसका मतलब क्या होगा, एक्टिविटी वही है, एक्टिविटी मीन इफेक्टिव कंसंट्रेशन वही है जो मोलैलिटी है, यानी कि जितनी मोलैलिटी का सॉल्यूशन है कंडक्टेंस भी उतनी मोलैलिटी की आ रही है, ना कम ना ज्यादा। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन बराबर होगी एक्चुअल कंसंट्रेशन के। अगर ऐसा नहीं है, अगर फर्ज करो ये आंसर आता है 1, जो यहाँ पे हमारे पास अगर इफेक्टिव कंसंट्रेशन फर्ज करें एक्चुअल कंसंट्रेशन 1 मोलर है और ये 0.1 मोलर है, तो आंसर लेस देन 1 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअल ये वाली सूरत हाल होगी कि 1.5 उसका एक्चुअल है लेकिन वो बिहेव वो 0.5 मोलर की तरह कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ गैमा लेस देन 1 होगा। इस तरह गैमा
1 के इक्वल हो सकता है, 1 से लेस हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। जब जो सोल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट है एक्चुअल कंसंट्रेशन की निस्बत ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ ज्यादा कंडक्टेंस शो करते हैं जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उस केस में गैमा विल बी ग्रेटर देन 1। वो कब होता है? जब सोल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए। वैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो तो इफेक्टिवनेस कम होती है, एक्टिविटी कम होती है, लेकिन बहुत ज्यादा जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आप कर देते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाती है, जिसका मतलब क्या हुआ कि गैमा की वैल्यू 1 से ज्यादा भी आ सकती है। तो ये सिंपल एक्टिविटी का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। और गैमा क्या है इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो बिटवीन इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड एक्चुअल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और इसको गैमा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी भी कंसंट्रेशन है। अगर मोल पर किलोग्राम आपने लिया हुआ है तो नीचे भी मोल पर किलोग्राम, तो यूनिट्स मोलैलिटी भी मोल्स पर किलोग्राम है, तो उसका मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट ऊपर भी दोनों सेम कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। इस केस में गैमा इक्वल टू 1 है, यहाँ गैमा लेस देन 1 है। अब हम बात करेंगे, ये एक्टिविटी का कंसेप्ट आपने सीख लिया। जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट से हम फैसला कर सकेंगे कि सॉल्यूशन इफेक्टिव ज्यादा है या जो है वो एक्चुअल से, या इफेक्टिव एक्चुअल से कम है या बराबर है। बराबर होगी तो गैमा 1 होगा, गैमा लेस देन 1 होगी तो ये वैल्यू इससे कम होगी। अगर गैमा ग्रेटर देन 1 है तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन द एक्चुअल कंसंट्रेशन। तो उस हिसाब से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक जनरल रिएक्शन, कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट, कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट AX_BY चेंजेस टू XA पॉजिटिव प्लस BY नेगेटिव। अब ये आपको अंदाजा है कि कोई भी साल्ट हम लेते हैं, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ये मैट्रिक में आपने प्रैक्टिस की है, इंटर में भी किया है, कि जब कोई आयनिक कंपाउंड मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, उनके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। ये 2 -2 इधर आ जाएगा, ये +3 इधर आ जाएगा। देखें एल्यूमिनियम कार्बोनेट, यानी कि जो दो आपस में मिलने वाले आयंस हैं उनकी जो वैलेंसीज होती हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक हो गया, यानी कि ये -2 है, इधर आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा। जब ये आयनाइज हो गए तो एल्यूमिनियम के 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, और अगर कार्बोनेट के 3 है तो ये 3 आएगा। क्या मतलब, जो किसी भी आयनिक कंपाउंड में सबस्क्रिप्ट होता है वही कोएफिशिएंट होता है। जो सबस्क्रिप्ट होता है, ये AX का A का X सबस्क्रिप्ट है, जैसे यहाँ 2 सबस्क्रिप्ट था तो यहाँ 2 आया एल्यूमिनियम के साथ। यहाँ A का सबस्क्रिप्ट क्या है X, तो यहाँ भी क्या आएगा X आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। B का सबस्क्रिप्ट Y है तो B के साथ कोएफिशिएंट भी Y आएगा, लेकिन ये X चार्ज इसका होगा -X और ये Y चार्ज होगा इसका। जैसे देखें ये 2 इधर आया, देखें 2 एल्यूमिनियम के साथ आया है, वैलेंसी कार्बोनेट की, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, और वो साथ किसके, ये सबस्ट्रेट की फॉर्म में कार्बोनेट के। तो जो आयंस हैं वो उनकी वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती हैं, लेकिन सबस्क्रिप्ट कोएफिशिएंट बन जाता है। तो देखें X कोएफिशिएंट आ गया, Y कोएफिशिएंट आ गया, लेकिन ये X वैलेंसी होती है माइनस वाले आयन की और Y वैलेंसी है पॉजिटिव वाले आयन की। तो ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि इसको हम यूज करेंगे। अब अगर फर्ज करें ये सॉल्यूशन है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी मोलैलिटी M है, तो इस A की मोलैलिटी कितनी होगी, जितना फर्ज करें M मोलैलिटी है एक्चुअल, और इसकी क्या होगी X × M कर देंगे। जैसे हम लिखते थे पहले, अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है, इसका जो है X × 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे X आ रहा है साथ, तो X × मोलैलिटी इसकी हो जाएगी। इसकी मोलैलिटी M होनी थी, लेकिन साथ क्या आ जाएगा, जो कोएफिशिएंट है Y। अगर फर्ज करें सोडियम क्लोराइड है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो यहाँ भी M आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आयन जो है, आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर आयंस का कोएफिशिएंट क्या है, उसके हिसाब से जो भी होगा उसको मुताबिक करेंगे। तो XM आ गया, यहाँ YM आ गया। अब ये है एक्चुअल, लेकिन हमने बहुत कौन सी करनी है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन की। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिविटी किसकी है, जो AX_BY की हमने A ली, तो इसकी क्या होगी एक्टिविटी, X तो आना ही आना है। A पॉजिटिव is the activity of positive ion and A negative is the activity of negative ion। ये हम effective concentration ले रहे हैं और ये हम actual ले रहे हैं। अब हमारे पास law of mass action के तहत products of जो reactants concentration लेते थे हम, यहाँ भी हम क्या लेंगे, product of active concentration, जो activity है, product of activity of positive and negative ion, इसको हम बोलेंगे mean ionic activity। तो mean ionic activity को लिखेंगे A पॉजिटिव नेगेटिव
और ये ए पॉजिटिव, ये बेसिकली हमने इन आयंस की प्रोडक्ट लेनी है। ये समझ लें जैसे हम CO-D प्रोडक्ट्स लेते थे या AB प्रोडक्ट लेते थे, यहाँ ये दो कंसंट्रेशन ही है बेसिकली, इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है हमने। और ये जो पावर आ जाएगा ये भी पावर आ जाएगी। x कोफिशिएंट था तो लॉ ऑफ मास एक्शन में x क्या बन जाता है, पावर। इस तरह y भी क्या बन जाएगा, पावर। कोई मुश्किल बात तो नहीं है। समझ लें इन दो आयंस की प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी आपने पढ़ा है कि हम इन दो आयंस की प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी ये पावर बन जाता था, अगर आपको याद है। तो यहाँ भी हमने क्या किया, इन दो आयंस की कंसंट्रेशंस की प्रोडक्ट ली और उनका जो कोफिशिएंट था उसको क्या बना दिया, एक्सपोनेंट। ये समझना है, बाकी आगे आसान काम है। अब एज वी नो दैट गैमा इज इक्वल टू A ओवर M, हमें पता है कि गैमा किसके बराबर होता है, ये हम नीचे पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, A ओवर M। यहां से A की वैल्यू क्या आएगी, एक्टिविटी क्या आएगी, गैमा इनटू M। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये वैल्यू निकालनी है। एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन क्या होगी, गैमा पॉजिटिव M पॉजिटिव, यानी कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव आयन, जो एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, एक्चुअल मोलैरिटी ऑफ पॉजिटिव आयन। A नेगेटिव, एक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन किसके बराबर होगी, एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव आयन एंड मोलैरिटी ऑफ नेगेटिव आयन। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यूज A पॉजिटिव A नेगेटिव की हम क्वेश्चन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसा कि हमने किया। जस्ट देखें यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये वाली यहाँ पुट कर दी और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद देखें ये x, अब हमारे पास ये जो M पॉजिटिव है इसकी वैल्यू हमने कैसे लिखनी है। अब M पॉजिटिव बेसिकली क्या है, M पॉजिटिव क्या है, मोलैरिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस। अब मोलैरिटी ऑफ पॉजिटिव आयन को हम M नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, XM। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखें, मोलैरिटी ऑफ पॉजिटिव आयन, अगर तो X ना होता तो फिर तो हम M लिख देते, क्योंकि जो ये है वही है, लेकिन चूंकि साथ X भी है तो पॉजिटिव आयन कितने बनेंगे सोल्यूशन में, जितने यहां से डिसोसिएट हुए हैं। अगर यहां से मोलैरिटी M डिसोसिएट होती है सपोज, तो यहाँ XM पॉजिटिव आयन बनेंगे। तो XM, इसी तरह जो M नेगेटिव आयन की मोलैरिटी कितनी होगी, Y इंटू M लिख देंगे, यानी कि जो ओरिजिनल मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसी को Y से ज़रब दे दें और उसी को X से ज़रब दे दें। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ पॉजिटिव आयन एंड दिस इज द मोलैरिटी ऑफ नेगेटिव आयन विद एक्चुअल कंसंट्रेशन की बात हम कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया XM, M पॉजिटिव की जगह लिख दिया XM और M नेगेटिव की जगह लिख दिया YM। पावर दोनों के साथ X ही आ रही है। आगे बहुत आसान है, हमने X की इसके साथ देखो गैमा पॉजिटिव की पावर X और गैमा नेगेटिव की पावर Y को इकट्ठा कर दिया, फिर हमने X की पावर X और यहाँ Y की पावर Y को इकट्ठा कर दिया। कर सकते हैं हम मैथमेटिकली, कोई फर्क नहीं पड़ता। M की पावर X और M की पावर Y को भी इकट्ठा कर दिया, जो एक जैसे वैल्यूज थी, नोटेशन थी, उनको हमने इकट्ठा कर दिया है और इसमें कुछ भी नहीं किया। अगर आप एक और स्टेप करना चाहते हैं, पहले हर एक की लैला पावर कर लें, इसमें भी हर एक की लैला पावर कर लें, फिर अगले स्टेप में इनको इकट्ठा कर लें, ये आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ तक आपने जस्ट ये 2-3 स्टेप समझने थे, आगे जस्ट सब्स्टिट्यूशंस हमने की हैं। ये मीन आयनिक एक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास ये आया है, इसको हम सिंपलीफाई कैसे करेंगे, ये गैमा पॉजिटिव नेगेटिव लिख के x प्लस वाई लिख देंगे, यहाँ x की पावर x, y की पावर y ऐसे ही रहेगा और m चूंकि सेम है, बेस सेम है, तो m की पावर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये हम अगले स्टेप में देखते हैं। अब ये देख सकते हैं हम, ये A पॉजिटिव नेगेटिव मीन आयनिक एक्टिविटी आ गई, x की पावर x, y की पावर y, m की पावर मैंने कहा था x प्लस वाई इकट्ठी कर दें, गैमा को इकट्ठा करके प्लस माइनस लिख के उसकी पावर भी x प्लस वाई आप इकट्ठा लिख सकते हैं। उसके बाद ये क्या कहलाएगा, मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, गैमा पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या कहलाएगा, मीन आयनिक एक्टिविटी। ठीक हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं मीन आयनिक एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल्स में। इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस को आप अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे है, NaCl अगर डिसोसिएट होता है तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 1, पुट करें, x की जगह 1 उसकी पावर 1, y की जगह 1 उसकी पावर 1, m की पावर x प्लस 1, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, गैमा प्लस 1 1, x प्लस 1 1 प्लस 1 2, तो ये सारा 1 हो जाएगा, m की पावर 2, गैमा प्लस माइनस की पावर भी 2। इस क्वेश्चन की मदद से अगर आपको मोलैरिटी पता है 0.1 मोलल है और एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्केयर और 1 का स्केयर, तो 1 आंसर आ जाएगा मीन आयनिक एक्टिविटी का। इसका मतलब होगा कि जितनी मोलैरिटी है उतना ही वो एक्टिव कंसंट्रेशन भी उतनी है जितनी एक्चुअल है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड अगर हो तो यहाँ कैल्शियम आयन बनेगा कैल्शियम प्लस 2 1 और क्लोराइड 2 बनेंगे। यहाँ x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 1 का स्केयर लिखेंगे,
y की जगह 2 पावर 2 भी 2 का स्केयर आ जाएगा, y की पावर भी y है ना, y की पावर भी y है। और m की पावर x प्लस y था 1 प्लस 2, क्योंकि y 2 है। फिर गैमा की पावर भी 1 प्लस 2, तो क्या आंसर आएगा? 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 2, 4 आ जाएगा। m की पावर 3, गैमा की पावर भी 3। तो यहाँ मोलैलिटी पता हो या मीन आयनिक एक्टिविटी पता हो तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एक चीज अननोन हो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। इसका एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसके 2 आयंस बनेंगे, इसके 3 बनेंगे। x की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ y की वैल्यू 3 है, तो x की जगह 2 का स्केयर आएगा, y की जगह 3 का स्केयर आएगा, m की पावर 2 प्लस 3 आ जाएगा, गैमा प्लस माइनस की पावर भी 2 प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ गैमा की पावर प्लस 5 आ जाएगी, m की पावर भी 5 आ जाएगी, इसका 4 आ जाएगा। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 108। m की पावर 5, गैमा प्लस माइनस की पावर भी 5। तो इस इक्वेशन की मदद से आप मीन आयनिक एक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। जो है मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको मोलैलिटी और एक्टिविटी मीन आयनिक एक्टिविटी पता हो तो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसकी प्रैक्टिस करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।